चलिए बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर सीजन क्लासेस पे। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर बिहार बोर्ड का हिस्ट्री का ये जो है चैप्टर लेके आए हैं, वर्ल्ड वार वन। तो इससे पहले हम लोग मिले थे फ्रांस की क्रांति में, और हमने समझा था कि फ्रांस की क्रांति किस प्रकार से हुई, उसका क्या क्या परिणाम हुआ विश्व के पटल पर। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अगला चैप्टर, उसी का 4th चैप्टर है वर्ल्ड वार वन, और वर्ल्ड वार टू साथ में दिया हुआ है। लेकिन हम लोग यहाँ पर वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू अलग अलग 2 लेक्चर में करेंगे, ताकि आपको समझने में बहुत आसानी होगा, क्योंकि बहुत सारी परिघटनाओं को एक साथ समझना बहुत ही मुश्किल है। वैसे भी हिस्ट्री कितना इंटरेस्टिंग होती है आप लोगों को पता ही है। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं हम लोग वर्ल्ड वार वन का कहानी। आखिर ये कहानी है, तो इसको हम लोग कहानी के रूप में अगर याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कहानियाँ ही याद रहती है, रटा हुआ तो याद रहता है नहीं है। तो इसी तरह से हम लोग वर्ल्ड वार वन का शुरुआत करते हैं। आखिर सबसे पहले इस टॉपिक पर नज़र डालते हैं कि वर्ल्ड वार वन क्यों। तो आप लोग को ध्यान होना चाहिए, आखिर ये कहाँ हुआ वर्ल्ड वार वन। तो वर्ल्ड वार वन कहाँ हुआ, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये यूरोप में हुआ। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ यूरोप तक ही सीमित रह गया। ये जो वर्ल्ड वार था वो एशिया, अफ्रीका तथा अन्य महादेशों में छुटपुट तरीक़ों से फैला, जहाँ पर यूरोप की अलग अलग क्या थी, उपनिवेश थे, वहाँ पर भी जो वर्ल्ड वार था उसका असर देखा गया। इंडिया में भी ब्रिटिश की तरफ से भारत के सैनिक लड़ने के लिए यूरोप जहाज़ों में भर के ब्रिटिश के द्वारा ले जाए गए थे, और 80,000 हमारे सोल्जर भी मारे गए थे, घायल हुए थे। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि भारत जो था इस वर्ल्ड वार से अछूता था। हाँ, भले ही ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन भारत लड़ रहा था, भारत का सैनिक लड़ रहा था। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वर्ल्ड वार वन ही क्यों। तो सबसे पहले, इससे पहले भी बहुत सारी क्रांतियाँ हुई, बहुत सारे युद्ध हुए, लेकिन इतना बड़े स्तर पर इसका डिस्ट्रक्शन जो था, और इतना धन की हानि हुई, इतना पैसों का नुकसान हुआ, अर्थव्यवस्था चौपट हो गया, जो नए नए देश थे, ठीक है, उसका निर्माण हो गया, पुराने जो राजवंश थे वो ख़त्म हो गया, नई नई सत्ता आ गई, पुरानी जो साम्राज्य था बड़ा बड़ा, वो सब तहस नहस हो गया, पूरे विश्व का भूगोल बदल गया, पूरे विश्व का मानचित्र बदल गया। तो इस विश्व युद्ध का असर जो था बहुत बड़ा हुआ, आम जनता पर, देश पर, समाज पर, लोगों की सोच पर, भावनाओं पर, हर चीज़ पे इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा। तो इससे पहले इस वर्ल्ड वार को क्या कहा गया था, द ग्रेट वार, क्योंकि इसके बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ वो हुआ नहीं था, और इसको क्या बोला गया, द ग्रेट वार। जब वर्ल्ड वार टू हो गया तो इसका नाम पड़ गया वर्ल्ड वार वन। वर्ल्ड वार यानी विश्व युद्ध, ठीक है। तो आज की परिस्थिति में वर्ल्ड वार थर्ड अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी संभावना न्यूज़ चैनल वाले बताते हैं कि आज पुतिन ने यूक्रेन पे हमला किया, हो सकता है थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत है, और चाइना का एग्रेशन बढ़ रहा है तो वर्ल्ड वार की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है ना। उसी प्रकार से तरह तरह का न्यूज़ चैनल में अलग अलग एक्शन के द्वारा, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग स्टाइल में बताया जाता है वर्ल्ड वार 3 शुरू होने वाला है, वर्ल्ड वार 3 शुरू होने वाला है। निश्चिंत रहिए भैया, वर्ल्ड वार 3 नहीं होगा, आप लोग निश्चिंत रहिए, क्योंकि वर्ल्ड वार 3 होगा तो ये दुनिया का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतने विनाशकारी हथियार सब देशों ने बना रखे हैं। अगर उस विनाशकारी हथियार को एक साथ अगर छोड़ा गया तो पृथ्वी को कई बार नष्ट किया जा सकता है। इतना विध्वंसकारी हथियार जो है भारत सब देशों के पास है, डेवलप कंट्री के पास है। तो अब हम लोग इसमें वर्ल्ड वार वन आखिर समझ लिए कि क्या होता है। वर्ल्ड वार ऐसा कि युद्ध है जिसमें पूरे विश्व के हर एक देश, यानी हर एक देश और एक दूसरे से लड़ाई में शामिल हो, यानी एक देश दूसरे देश से लड़ रहा हो, यानी कि पूरे वर्ल्ड का, जब पूरी दुनिया का गुट एक तरफ हो गया और दूसरा गुट एक तरफ हो गया, और आपस में जब लड़ाई, सारे देश के लोग जब आपस में लड़ाई करने लगे, तो इसी को क्या कहा गया, वर्ल्ड वार कहा गया, ठीक है। घर में भी वर्ल्ड वार हो जाता है कभी कभी, है ना, फैमिली के बीच में भी वर्ल्ड वार हो जाता है, ठीक। इसके बाद कोल्ड वार भी हो जाता है, नहीं बोलेंगे तुमसे, है ना, नहीं बात करेंगे। तो इस तरह का कोल्ड वार चलते रहता है, घर युद्ध में गृह युद्ध भी चलता है कभी कभी, तो कई तरह का वार होता है। तो हम लोग यहाँ पर
वर्ल्ड वार वन का बात करते हैं। ठीक है, तो एक कहानी कहाँ से शुरू हुई, तो वर्ल्ड वार के बहुत सारे कारण हैं कि क्यों हुआ। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी चीज़ का जो कारण होता है वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है, ऊपर से एक बौद्धिक कारण और एक होता है तत्कालिक कारण। तो ये सब हम बारी बारी से देखेंगे कि कौन से कारण थे जिनके कारण वर्ल्ड वार हुआ और किन के बीच में हुआ। ठीक है, तो उससे पहले बोर्ड पर हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ लिखा है, तो बोर्ड पे आपको समझने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम बस मुझे सुनना है, और सुनने में जो तकलीफ़ अगर हो रही हो तो कमेंट कीजिए कि भैया आपसे आपका जो ये यहाँ पर प्रॉब्लम है इसको करेक्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए वर्ल्ड वार का शुरुआत करते हैं हम लोग। तो इसमें वर्ल्ड वार वन में उस समय हुआ क्या था, तो पूरा जो वर्ल्ड था वो सबसे पहले 1871 में, यानी कि हम लोग फ्रांस का क्रांति शुरू किए थे, ख़त्म किए थे। ठीक है, क्रांति कब तक चली, 1789 से लेकर के 1815 तक। इसमें पूरा नेपोलियन सब आ गया। ठीक है ना, इस तरह से जो था ये फ्रांस की क्रांति चली। 1815 के बाद 1830 में भी फ्रांस में क्रांति हुई, 1848 में भी फ्रांस में क्रांति हुई। ठीक, तो उस समय तक नेपोलियन ने क्या किया था, ठीक, ये नेपोलियन का ही काल है 15 तक, और ये 30 और से 48 के बीच में यहाँ पर कंजर्वेटिव सिस्टम लग गया था। और कंजर्वेटिव सिस्टम लगने से यहाँ पर फ्रांस में क्या हुआ था, नेपोलियन थर्ड को, लुइस 18 को, लुइस 15, 16, 17, 18, लुइस 18 को राजा बना दिया गया था फ्रांस का। क्योंकि देखिए फ्रांस के बारे में इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि फ्रांस से ही सारी क्रांति शुरू हुई। तो फ्रांस में लुइस 18 का शासन हो गया, लुइस 18 का शासन हुआ, आराम से वो करता रहा कई सालों तक। उसके बाद वहाँ पे नेपोलियन थर्ड आया 1948 के समय में, वहाँ भी शासन बड़े आसानी से चल रहा था, तो राजशाही ही चल रहा था। लेकिन समय समय पर वहाँ क्रांतियाँ हो रही थी। क्यों हो रही थी, क्योंकि जिन्होंने स्वतंत्रता का आनंद चख लिया था, और जो क्रांतिकारी और स्वतंत्रता का जो आनंद होता है वो क्रांतिकारी गतिविधियां राजा के खिलाफ लगातार चल ही रही थी 1848 तक। जो 1789 शुरू हुआ, जो 1848 तक लगातार जो है वो क्रांतियां चल रही थी फ्रांस में। ठीक है, तो नेपोलियन ने क्या किया था कि जर्मनी जो था छोटे छोटे 300 छोटे छोटे स्टेट में बटा हुआ था। तो उसको क्या किया, जर्मनी ने जब अटैक किया, उस पर हमला किया, तो सारे जो 300 स्टेट है उसको छोटे छोटे स्टेट को बदल करके 39 स्टेट में कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, संगठित कर दिया 39 स्टेट में। ठीक है ना, नेपोलियन जब चला गया, ख़त्म हो गया, 39 स्टेट चल रहा है भाई। उसके बाद उस समय जो देश थे पावरफुल, तो उसमें पावरफुल देश कौन कौन से थे, ऑस्ट्रेलिया हंगरी था उस समय, ऑस्ट्रेलिया का एम्पायर बहुत बड़ा था। तो ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और जर्मनी, ठीक है, ये सब एम्पायर थे। तो आप लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए कि जब इस सदी में 19वीं सदी में, 18वीं सदी में साम्राज्यवाद बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। हम लोगों ने भौगोलिक खोजों में देखा कि किस प्रकार से यूरोपियन देश अलग अलग देशों पर समुद्र यात्रा करके जाते हैं, वहाँ पर कॉलोनी स्थापित करते हैं, वहाँ के रिसोर्स को मतलब ख़त्म करना चाहते हैं। वैसे यूरोप में सबसे आगे था इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और जर्मनी बहुत पीछे पड़ गए थे। ये पीछे पड़ने के कारण इनके पास बचा क्या था, बल्कन रीजन बचा हुआ था जहाँ पे किसी का राज नहीं था, तुर्क बचा हुआ था, तुर्क जहाँ पर है, ऑटोमन एम्पायर जहाँ पे था वो बचा हुआ था, अफ्रीका का कुछ देश बचा हुआ था। इन सब देश पर इन लोग सोचे कि हम लोग क्या करते हैं, साम्राज्य अपना स्थापित करते हैं और उसको कॉलोनी बना के राज करेंगे। और इंग्लैंड तो इसमें आगे था ही, जर्मनी पीछे से आया, फ्रांस पहले से, फ्रांस के कई सारे उपनिवेशवाद थे। तो ये साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति के कारण कंपटीशन हो गया आपस के देशों में कि नहीं भाई ये मेरा है, नहीं ये मेरा है, ये क्षेत्र मेरा है, ये क्षेत्र मेरा है। इस तरह क्षेत्रवाद की लड़ाई, कैसे अपने देश में, अपने घर के मोहल्ले अगल बगल में, ये मेरा ज़मीन है, तुम एक बित्ता ज़्यादा बढ़ा के बना लिया है, तुम आधा बित्ता ज़्यादा बढ़ा के बना लिया है, अब तुम पर केस करेंगे। यानी अपने अपने भाई भाई में, समाज में, देश में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करते हैं। उसी प्रकार से एक देश क्षेत्र के लिए भी लड़ा करते थे। तो यही छोटी मोटी लड़ाई एक बहुत बड़ा लड़ाई बदल गया कि नहीं भाई ये क्षेत्र मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है, वो बोला नहीं मेरा अधिकार है। तो साम्राज्यवादी व्यवस्था के कारण जो हुआ, ये वर्ल्ड वार का एक पृष्ठभूमि तैयार हो गया। ठीक है,
अब सबसे पहली बात है कि उस समय प्रतिस्पर्धा में जर्मनी का हम लोग बात कर रहे थे। तो जर्मनी जो था 1871 में 1871 में, ठीक है, जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया। ठीक, यूनिफिकेशन कौन किया भाई? ऑटोमन बिस्मार्क ने किया। ठीक, उसी प्रकार से इटली में भी राष्ट्रवादी आंदोलन के चलते पूरा इटली को यूनिफाई कर देगा। तो इटली का यूनिफिकेशन यानी इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण, दोनों एकीकरण साथ साथ हुआ, दोनों में अंतर है और दोनों के महानायक अलग अलग थे। तो उसी प्रकार से जर्मनी का जब एकीकरण हुआ तो जर्मनी बिस्मार्क के अंडर में बहुत शक्तिशाली बन गया और इतना शक्तिशाली बन गया कि फ्रांस और इंग्लैंड को हो गई प्रॉब्लम भैया कि अब बताइए जर्मनी जब एक्सपैंड करेगा तो फ्रांस को भी निगल जाएगा और जब फ्रांस को निगल जाएगा तो ब्रिटेन पर हमला करने में उसको देर नहीं लगेगा। इसीलिए क्या हुआ, शक्तियों का असंतुलन होते देख फ्रांस और इंग्लैंड ने भाई बोला कि अब इस जर्मनी को ख़त्म करना पड़ेगा। इसीलिए रूस से संधि कर लिया कि भैया तुम मेरे साथ आ जाओ और जर्मनी को अकेले ख़त्म कर देंगे। तो ये साम्राज्यवादी नीति थी। तो एक नीति तो आप लोग को समझ में आ गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि उस समय जब ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है, तो ऑस्ट्रिया हंगरी एक बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था। आज के डेट में ऑस्ट्रिया अलग है, हंगरी अलग है, ठीक है। तो उस समय एक बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था। उसके राजा थे जोसेफ, ठीक है, और जोसेफ के एक और बेटे थे जिनका नाम था आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, फ्रांसिस फर्डिनेंड। तो ये राजकुमार थे। तो इनका जो था कब्जा था, ये कहीं पर उपनिवेशवाद स्थापित कर रखे थे। बोस्निया की राजधानी बोस्निया में इनका क्या था, कॉलोनी बसा हुआ था। तो एक दिन 28 जून 1914 को ये सोचते हैं क्या कि हम अपने बोस्निया की राजधानी सेरोजेवा, ठीक है, बोस्निया की राजधानी क्या था, सेराजेवो, बोस्निया की राजधानी, बोस्निया पर इन लोगों का अधिकार था ऑस्ट्रिया हंगरी का, और सेराजेवो उसकी राजधानी था। तो बोले कि वहाँ पर जा कर के हम लोग घूम के आएंगे। तो भाई निकल पड़ते हैं। बहुत गुप्तचर मना करते हैं कि वहाँ चूँकि क्रांतिकारी एक्टिविटी चल रहा है और क्रांतिकारी एक्टिविटी चल रहा है तो वहाँ जाना आपके लिए सुरक्षित नहीं, उनके गुप्तचरों ने बताया। तो भाई ये जो फर्डिनेंड थे वो बोले कि यार मौत का साया से मैं कब तक डरता रहूँगा, डेली में ऐसा झेलता हूँ, इसलिए वो बोले कि चलो कोई बात नहीं हम चलेंगे। वो चले गए। कहाँ चले गए भाई, तो चले गए सेराजेवो में। तो सेराजेवो में चले गए। वहाँ जब गए, वहाँ जाने के बाद जब वो क्या बोलते हैं, बड़ा अच्छा से उनका स्वागत किया गया रेलवे स्टेशन पर। वहाँ से 6 गाड़ियों में जब वो निकले तो निकलने के बाद एक नाला था, पुल था, उस पुल के पार जाना था। तो नाले के पास क्या हुआ, गाड़ी थोड़ा स्लो हुआ। उसी में से एक क्रांतिकारी ने निकाला बम और फेंक दिया। तो गाड़ी के बोनेट से टकरा के बम पीछे चला गया तो पीछे ब्लास्ट हो गया। तो कई सैनिक वैनिक उसमें घायल हो गए, लेकिन राजा सुरक्षित चला गया। अब राजा वहाँ पे टाउन हॉल में अटेंड करने वाला था और बिगड़ गया कि कैसा स्वागत है मेरा, मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे बम फेंके जा रहे हैं मुझ पर। तो फिर वहाँ से जो कार्यक्रम था उसको पूरा भी नहीं किया गया। वो उनकी पत्नी दोनों थी। किसकी पत्नी थी, फर्डिनेंड की पत्नी, ठीक है, आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की पत्नी और वो खुद, वो दोनों बोले कि चलो अब जो घायल हुए उनको अस्पताल में जाते हैं मिलने के लिए। अब भाई उसी रास्ते से जाना था, क्रांतिकारी लोग वहीं पे खड़े थे, ठीक है। अब जैसे ही पुल के पास गाड़ी स्लो हुई, उसमें से क्रांतिकारी निकला, 19 साल का लड़का था, निकला, धाएँ 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 गोली मारा। सबसे पहला गोली लगा उनकी पत्नी को, उनका कहानी ख़त्म। एक गोली छूटने से क्या हुआ वो आप समझिए, और गोली लगा तो उसके बाद उनको एक गले में लग गया यहाँ पर, किसको, फर्डिनेंड को, जो ये सर्बिया के क्या थे, सॉरी सर्बिया बोल रहे हैं, ये यहाँ के ऑस्ट्रिया हंगरी के जो राजकुमार थे फर्डिनेंड, उनके गले में लग गया। और जब तक वो पहुँचे वहाँ पे हॉस्पिटल में, तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी, यानी दोनों पति पत्नी ख़त्म हो गए। अब ये खबर ऑस्ट्रिया हंगरी गया तो पिताजी जोसेफ बड़े गुस्से में, भाई मेरे बेटे को मार दिया गया। पता लगा ये कौन, पता लगा भाई उसके स्पाई लोग चारों तरफ घूमने लगे। तो ये स्पाई लोग पता किए कि भाई वहाँ पे जो हमला किया था वो आदमी, वो लड़का एक क्रांतिकारी गुट का था जिसका नाम था ब्लैक हैंड। तो ब्लैक हैंड जो था, और वो जो आदमी जिसने फायरिंग किया था, गोली चलाई थी, और गोली चलाने के बाद वो
पुल में भी कूद गया था लेकिन बच गया। ठीक है, उसके बाद जिसने गोली चलाई तो वो मूल निवासी था सर्बिया का। अब देखिए भैया, अब सर्बिया का था तो ये इतना चीज़ पता चल गया। अब ऑस्ट्रिया हंगरी के जो जोसेफ थे वो कुछ दिन शोक सभा मनाते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं कि ये भाई नीति थी और नीति के तहत मेरे बेटा और पुतोह जो थी उसकी हत्या हो गई। लेकिन उसका मंत्री जो था वो भड़का रहा था कि नहीं, इसका तो बदला लेना पड़ेगा, कैसे हत्या कर दिया। तो भाई वो सर्बिया का था, इसलिए सर्बियों को 11 सूत्री मांग लिखकर भेजा गया कि भाई अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए, जो आपके यहाँ जो आतंकवादी जो गतिविधियाँ उसको ख़त्म कीजिए और जवाब दीजिए 48 घंटे के अंदर में। तो सर्बिया बहुत घबरा गया भाई। सर्बिया बोला कि कैसे हम जवाब दे दें। कुछ मांगे माना और कुछ 2-3 मांगे नहीं माना, क्योंकि उसके जो है राष्ट्र के हितों के खिलाफ था, इसलिए नहीं मांगा। और नहीं मानने के चक्कर में क्या हुआ कि अब जो था 28 जून है तो एक महीने बाद 28 जुलाई 1914 को क्या करता है कि ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया पर लड़ाई घोषित कर देता है। ठीक है, ये था आपका तत्कालिक कारण। तो ये तत्कालिक कारण से वर्ल्ड वार 1 का शुरुआत हो जाता है। अभी सिर्फ 2 ही देश के बीच में था। अब हम लोग समझेंगे कि कैसे ये दो देशों के बीच की लड़ाई और एक गोली चलने से इतना बड़ा युद्ध हो जाएगा, कोई नहीं सोचा था। और युद्ध इतना दिन चलेगा इसकी भी किसी ने चर्चा नहीं की थी। तो सबसे पहले हम लोग अब बात करते हैं, हम लोग तत्कालीन कारक के बारे में पता चल गया। अब सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड वार समझ लिए कि वर्ल्ड वार क्या होता है। तो वर्ल्ड वार जब पूरे विश्व का देश एक दूसरे से जब लड़ाई करता है तो उसको वर्ल्ड वार कहा गया। 1 इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसके बाद दूसरा हुआ था। अब इसमें पूरे वर्ल्ड का जो कंट्री था वो 2 गुट में बटा हुआ है, इसको गुट बोलते हैं। तो एक का नाम था मित्र राष्ट्र, ठीक है, एलाइड पावर इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एक्सिस पावर। तो क्या बोलते हैं? एलाइड पावर। इसको क्या बोलते हैं? एक्सिस पावर। ठीक, तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन था? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, यूएसए यानी कि अमेरिका, इटली और रोमानिया। ये एक गुट के लोग थे और ये एक साथ लड़ रहे थे। और दूसरे गुट में कौन था? केंद्रीय शक्ति में कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया। तो ये सब देश, ये अलग अलग 2 गुट है। और इस देश के साथ सिर्फ इतना ही नहीं थे, और बहुत सारे देश इसके साथ लड़ रहे थे। इसके साथ भी बहुत सारा और भी कंट्री के लोग लड़ रहे थे। ठीक है, इसमें जापान भी था इधर। ठीक है, तो इस तरह से जो है लड़ाई हो रहा था। तो 2 गुट में पूरा जो कंट्री है, पूरा वर्ल्ड का जो कंट्री है, वो वर्ल्ड का जो कंट्री सब 2 गुट में बटा हुआ था और आपस में लड़ रहे थे। तो ये 2 गुट है, मित्र राष्ट्र और केंद्रीय राष्ट्र। तो इन लोगों ने क्या कर दिया? युद्ध का शुरुआत किया और अंत में जीत किसका होता है? मित्र राष्ट्र का जीत होता है। और ये जो पार्टी है, पार्टी नंबर 1 और पार्टी नंबर 2, पार्टी नंबर 1 क्या करती है? जीत जाती है। ठीक है, और वर्ल्ड वार 1 में भी यही जीतती है, वर्ल्ड वार 2 में भी यही जीतती है। चलिए, तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो कारण समझेंगे कि आखिर वर्ल्ड वार 1 हुआ क्यों। आपको एक छोटा सा कहानी बता दिए, सर्बिया वाला। ठीक है, सब कुछ बड़ा सिंपल सा कहानी है कि ऑस्ट्रिया हंगरी के जो राजा हुआ करते थे जोसेफ, उसके बेटे का नाम था फ्रांसिस फर्डिनेंड। वो चले जाते हैं कौन से? अपनी राजधानी, बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में, बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में जाते हैं। और वहाँ पे उनको ब्लैक हैंड के एक आतंकवादी द्वारा गोली मार दिया जाता है। और ये गोली मारने के कारण, वो चूँकि आदमी सर्बिया का था, इसीलिए सर्बिया पर क्या करता है? ऑस्ट्रिया हंगरी 28 जुलाई 1914 को आक्रमण कर देता है। यहाँ पर 2 देशों के बीच में क्या हो जाता है? युद्ध शुरू हो जाता है। चलिए, उससे पहले और पढ़ते हैं कि अब कारण क्या है। ये तो तत्कालिक कारण था, दम इसको बोलते हैं अटेंडम कारण, है ना। उससे पहले भी बहुत सारा कारण था। जैसे पहला है यूरोपीय शक्ति संतुलन का बिगड़ना। यूरोपीय शक्ति संतुलन का बिगड़ना यानी हमने बताया था कि यहाँ पर क्या होता, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा था। जर्मनी जो था बहुत स्ट्रॉन्ग होते चला जा रहा था, उससे फ्रांस और इंग्लैंड को तकलीफ थी। रसिया को भी तकलीफ थी क्योंकि जर्मनी इतना एक्सपेंड कर चुका था कि रसिया के बॉर्डर तक पहुंच चुका था। और रसिया के बॉर्डर तक पहुंच गया यानी कि डर था रसिया को कि ये कहीं मेरा जो है पूर्वी जो रसिया है वो न कब्जा ले। और इधर फ्रांस को डर था
कि बेल्जियम पर हमला करके फ्रांस में ना घुस जाए, तो ये सब डर था। तो ये यूरोपीय शक्ति का असंतुलन हो रहा था, क्योंकि पहले पावरफुल कौन था? इंग्लैंड, फ्रांस, यही दो पावरफुल देश थे। ठीक है। उसके बाद है गुप्त संधियाँ और गुटों का निर्माण। ये सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये जो पॉइंट है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, गुप्त संधियाँ। तो अब जर्मनी के पावर को रोकने के लिए सबसे पहले हुआ क्या, इंग्लैंड और फ्रांस ने आपस में संधि कर ली। ठीक है। इंग्लैंड और फ्रांस ने रसिया से भी संधि कर लिया कि भाई जर्मनी जब अपना जो है फैलाएगा क्षेत्र तो हम लोग रुकेंगे। इधर क्या किया, शामिल है, आपस में संधि किए हुए थे। ये जितने देश शामिल है वो आपस में संधि किए हुए थे। तो जब ये संधि होता क्या था कि जब एक देश आप पर आक्रमण करेगा तो हम क्या करेंगे, आपकी जान बचाने के लिए अपने सैनिक भेजेंगे। जी ऐसे जैसे अभी करेंट एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे आज के डेट में अगर जापान का कोई अपना आर्मी नहीं है, लेकिन जापान पर अगर कोई अटैक करता है, कोई हमला करता है, तो तुरंत जो है अमेरिका उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, यानी जापान के साथ हो जाएगा और जो देश हमला किया उसका निस्तानुबंध साफ कर देगा। इसलिए जापान पर कोई हमला नहीं कर सकता है। तो इस तरह का जो है वो ट्रीटी संधि हुआ करता था। ऐसे ही इन आपस में इन लोगों ने, पहले वाले गुट ने, मित्र राष्ट्रों ने संधि कर रखी थी और केंद्रीय शक्तियों ने संधि कर रखी थी। तो अब क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ देखिएगा, यहाँ पर देखना क्या है कि ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर अटैक किया। कहाँ पर अटैक किया? सर्बिया पर अटैक किया। हंगरी किधर है? इधर है। ऑस्ट्रिया हंगरी इधर है और सर्बिया इसकी तरफ है। सर्बिया इसकी तरफ है। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर अटैक किया। सर्बिया का संधि था रूस से, तो रूस ने इसके सपोर्ट में युद्ध घोषित कर दिया। जब रूस के सपोर्ट में ये घोषित कर दिया था, इंग्लैंड, फ्रांस, ये रूस के से संधि था, इसलिए ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ जो था वो कौन खड़ा हो गया? रूस, इंग्लैंड और फ्रांस। ठीक है। यानी कि ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ कौन खड़ा हो गया? सर्बिया के ऊपर जब हमला करता है, ठीक है, तो इसके साथ सर्बिया का साथ देने के लिए रूस, इंग्लैंड और फ्रांस आ जाता है। अब ऑस्ट्रिया हंगरी का संधि था जर्मनी से, अब जर्मनी हो लेता है साथ ऑस्ट्रिया हंगरी के। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, 4-5 देश मिल जाते हैं। फिर तुर्की और बुल्गारिया ये शामिल हो जाता है, इधर से रोमानिया और उधर से एशिया में जापान। इस तरफ से जो है 2 गुट में बदल करके आपस में ट्रीटी संधि होने के कारण ये आपस में लोग लड़ने लगते हैं। ठीक है। तो ये गुप्त संधियाँ और गुप्त गुटों का निर्माण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी कारण से क्या होता है, एक जब देश शामिल होता है तो दूसरा, जैसे अभी कैसे, अभी करंट का सिचुएशन बताते हैं कि अभी करंट में जो है रसिया अटैक किए हुए यूक्रेन पे, तो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। तो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है इसलिए चल रहा है कि यूक्रेन कह रहा है कि हम नाटो का सदस्य बनेंगे। नाटो जो है अमेरिका, यूरोप की बहुत सारी कंट्री और अमेरिका इसको लीड करता है, तो नाटो अलग है, मतलब कि एक कम्युनिटी है। उसी प्रकार से वार्सो पैक्ट में रसिया के साथ बहुत सारे देश मिले हुए हैं। तो दो वर्ल्ड पावर है अभी, रसिया और अमेरिका। तो दोनों चाहते हैं कि अपने अपने देश अपने अपने गुटों को मजबूत बना कर रखें। तो वो अलग पैक्ट से बंधे हुए, अलग पैक्ट से बंधे हुए हैं। तो यूक्रेन चाह रहा है कि नाटो में मिले, लेकिन रसिया चाह रहा है कि नहीं, यूक्रेन नाटो में नहीं मिलेगा, ये हमारे साथ रहेगा। इसलिए उसने क्या कर दिया, यूक्रेन पर हमला कर दिया। तो वहाँ पर एक संधि के कारण ही एक देश को, कैसे हम लोग पड़ोसी में लड़ाई हो जाता है तो दूसरा पड़ोसी आ जाता है, दोस्त का दोस्त और दुश्मन का दुश्मन। तो इसी कारण से क्या है, वर्ल्ड वार, ये गुटों का जो है, संधियों का जो है बहुत ज़्यादा असर पड़ता है वर्ल्ड वार पर। ठीक है। और जर्मनी और फ्रांस का पहले से दुश्मनी चल रहा था, क्योंकि जर्मनी ने क्या किया था, जब ये ऑटोमन बिस्मार्क था तो 2 राष्ट्र है, ठीक है, फ्रांस के ईस्टर्न नॉर्दर्न साइड में, ठीक है, तो उसको क्या करता है, कब्जा लेता है। लोनेस करके नाम था उस राज्य का, ठीक है, उसको जो है ऑटोमन बिस्मार्क कब्जा लेता है। और अफ्रीका में बहुत सारा ऐसा उपनिवेशवाद था जो ज़बरदस्ती जर्मनी ले लेता है। इसी कारण से इन दोनों में टेंशन था हमेशा से। और फ्रांस के जो लोग थे जर्मनी से बहुत ज़्यादा नफरत भी करते थे। तो इन दोनों का जो था दुश्मनी, वो भी क्या हुआ, वर्ल्ड वार 1 के समय और ज़्यादा बलवलित हुआ और ज़्यादा बढ़ा। और उसके बाद साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा था। हम लोग पहले बता चुके हैं कि हर देश अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था। इस दौर में सबसे आगे था इंग्लैंड, फ्रांस, ठीक है, ये सब सबसे आगे था। बाद में ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के यहाँ पर औद्योगिक क्रांति हुआ तो वो भी साम्राज्यवादी नीति अपनाने लगे और अपने साम्राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा देने के कारण में आपस में क्या हो गया, टसल हो गया, आपस में लड़ाई हो गया। ठीक है। उसके बाद
सब देश सोच रहे थे कि अपना साम्राज्य को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब बहुत बड़ी सेना रखनी पड़ेगी, और सेना रखी भी गई। और तरह तरह के आधुनिकीकरण के चक्कर में बहुत सारा हथियार, मशीन गन, है ना, बम, मतलब बहुत तरह का जो है वेपन्स जिसको बोलते हैं, हथियार, बहुत सारे देशों ने बनाना शुरू कर दिया। वो बम की फैक्ट्री रहती थी, हथियारों की फैक्ट्री में मतलब जिस तरह से काम चलता था उस तरह से जो है बम बना करता था। तो मतलब सस्तीकरण बहुत तेज़ी से हुआ और सब देशों ने अपने सैनिक को बढ़ा दिया। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उस समय जर्मनी के पास 50 लाख सेना थी, 50 लाख सेना। आज जो है हमारे देश में 13 से 14 लाख सेना है, लैंड आर्मी जिसको बोलते हैं। उस समय उसके पास सिर्फ लैंड आर्मी 50 लाख थी। तो सोचो कि कितना ज़्यादा सेना थी। वहाँ पे कंपलसरी था कि हर एक नवयुवक को पढ़ाई के बाद सेना में भर्ती होना ही है, ठीक है। तो ये कंपलसरी था। तो सैन्य शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ा ली गई। तो इतनी ज़्यादा जब सैन्य शक्ति बढ़ जाएगी सब देशों के पास, तो सब देशों को घमंड हो गया, अरे भाई हमारे पास टेक्नोलॉजी है, सैनिक है, आओ लड़ो, हम तो बिल्कुल जीत जाएंगे। तो ये तो सैन्यवाद बहुत बड़ा कारण बना। उग्र राष्ट्रवाद भी उग्र हो गया। मतलब पहले क्या था कि अपने देश में को बनाना, अपने देश में रहना, अपने देश की रक्षा करना, ये तो राष्ट्रवाद था। अब दूसरे देश पर जाके हमला करना, उस पर राज करना, वहाँ पे अपनी राष्ट्रीयता थोपना, तो ये जो होता है उग्र राष्ट्रवाद था। अपने देश के अलावा दूसरे देश के टेरिटरी को कैप्चर करके और वहाँ पे रूल करना और अपना राष्ट्रवाद दिखाना, ये अच्छी बात नहीं थी। तो इसको उग्र राष्ट्रवाद कहा गया। इसको बुलाता है एक्सट्रीम नेशनलिस्ट लोग। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्था का उस समय कोई यूएन नहीं था जो क्या करे, पूरे विश्व के वो एक मंच पे ले आए और शांति स्थापित करे। आज भी है यूएन, लेकिन रसिया और यूक्रेन का युद्ध को नहीं रोक पा रहा, नहीं स्टॉप कर पाया, ठीक है। तो हमको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था रहने से भी कोई फ़ायदा नहीं बा, ठीक है। तो उस प्रकार से ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव था, कोई रोकने वाला नहीं था युद्ध। जनमत एवं समाचार पत्र। जनमत मतलब क्या होता है कि कैसे अभी हम लोग क्या करते हैं कि चाइना अगर एग्रेशन कर देता है देश के बॉर्डर पे, तो हम लोग इन वाले क्या बोलते हैं, चाइना सामानों का अथी करो, बहिष्कार करो, चाइना का कोई सामान का यूज़ नहीं करो, ठीक है। और हम लोग सोचते हैं कि भाई युद्ध कर देते हैं चाइना से, हम लोग सोचते हैं युद्ध कर लेते हैं पाकिस्तान से। इतना आसानी से हम लोग क्या करते हैं, एक जनमत तैयार कर लेते हैं कि युद्ध अब करना चाहिए, युद्ध अब करना चाहिए। तो वैसा ही जनमत तैयार करता था उस समय का न्यूज़पेपर, मीडिया और किताबें। और उस समय जो बड़े बड़े जो विद्वान लोग थे वो बताते कि युद्ध जो है एक सॉल्यूशन है, कि भाई युद्ध कीजिए, जीतिए और सारा चीज़ का सॉल्यूशन ख़त्म हो जाएगा। तो युद्ध को ग्लोरीफाई किया जाता था, युद्ध को किया जाए। तो ये जो था जनमत और समाचार पत्र, ये घी में आग डालने का काम करता था। तत्कालिक कारण आप लोग को बता दिए, ठीक है। तत्कालिक कारण के बारे में चर्चा बहुत अच्छे से हुआ है कि आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या हो जाने के बाद ये युद्ध जो है वो व्यापक बन जाता है, ठीक है। उसके बाद अब घटनाक्रम पढ़ते हैं। तो घटनाक्रम सबसे पहले क्या है कि जैसी हत्या हो जाती है फर्डिनेंड की, उसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी क्या करता है, सर्बिया पे हमला कर देता है। सर्बिया के सपोर्ट में रसिया आ जाता है, रसिया के सपोर्ट में इंग्लैंड और फ्रांस आ जाता है। इधर क्या करता है कि ऑस्ट्रिया हंगरी के सपोर्ट में जर्मनी आ जाता है, रोमानिया आ जाता है, बुल्गारिया आ जाता है। उधर जापान भी क्या करता है, मंचूरियन, ये रसिया को हराने के 1905 में रसिया को हराता है, और हराने के बाद चाइना के मंचूरियन पर हमला करके वहाँ उसको कब्जा में कर लेता है। थाईलैंड, बर्मा, ये सब पर कब्जा करते हुए चाइना बहुत तेज़ी गति से मार काट करते हुए आगे बढ़ रहा था, ठीक है। ये सब तो हो गया भाई, लगातार सब चल रहा है, युद्ध चल रहा है। युद्ध जो था वो व्यापक बन गया। अब यूरोप के बहुत सारे देश ने इसमें भाग ले लिया। अब भाई बात आया हो गया, यानी 14 से शुरू हुआ, 15, 16, 17, 3 साल तक चला युद्ध, ठीक है। उसके बाद 1917 में हुआ क्या कि रसिया में बोल्शेविक क्रांति आ गया था। उसमें व्लादिमीर लेनिन जो थे वहाँ पे सरकार बना लेते हैं और 1917 में क्या करते हैं, युद्ध से बाहर निकल जाते हैं। जर्मनी से थी संधि करके वो युद्ध से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। चलो रसिया कम गया है वो। उसके बाद फिर क्या होता है कि ये जो जापान भैया थे, तो जापान भी अभी तो बहुत उग्रवादी थे पहले, अभी ना शांत हो गए। पहले उग्र बहुत उग्र थे, इसका बहुत कहानी है, लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा, बहुत ही दर्दनाक, सुनाएंगे कभी। चलिए उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि जब हुआ कि ये जो जर्मनी था, और जर्मनी युद्ध में बहुत ही खतरनाक नीति अपनाता है। जर्मनी क्या करता है, बेल्जियम के रास्ते घुस करके सबसे पहले तो फ्रांस पर कब्जा कर लेता है।
यानी कि बेल्जियम के रास्ते घुसता है और फ्रांस का तहस नहस कर देता है। फ्रांस कहानी खत्म। फ्रांस पे कब्जा, उधर पोलैंड पे कब्जा, पोलैंड था भी नहीं, उधर उस साइड में पोलैंड जहाँ है अभी वहाँ पर कब्जा कर लेता है, रसिया तक पहुँच जाता है जर्मनी। ठीक है, अब ये जर्मनी सोचता है कि अब हम लोग फ्रांस पे तो कब्जा कर ही लिया, बचा इंग्लैंड, इस पर कब्जा करते हैं। लेकिन भाई इंग्लैंड की जो नेवी थी बहुत ही खतरनाक थी, इसीलिए जर्मनी रुक करके अपना नेवी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। 1 साल स्ट्रॉन्ग करने के बाद बहुत भयानक जो है शिप बनाता है और बहुत सारा पनडुब्बी बनाता है और लगातार युद्ध करता है इंग्लैंड से, यानी कि समुद्री मार्ग से। तो बहुत सारे जो है पनडुब्बी को डुबा भी देता है ब्रिटेन के। ठीक है, उधर से जो है आता है जहाज़ अगर अंटार्कटिक ओशन में और इंग्लिश चैनल में, तो उसमें जो है अंधाधुंध गोली चला देता है। तो होता क्या है कि इसी अंधाधुंध में एक जहाज़ पर हमला करता है, पैसेंजर जहाज़। 128 अमेरिकी नागरिकों की मौत हो जाती है। तो अमेरिका फ़ोन लगाता है जर्मनी को, तुमने मेरे आदमियों को मारा है, अब मैं युद्ध में अगर घुस गया तो बुरा हाल होगा। डर जाता है, बोलता है कि फिर माफ़ी मांगता है विलियम कैसर, बोलता है कि नहीं गलती से ऐसा हो गया, अब हम लोग पहले जहाज़ को चेक करेंगे, उसमें सॉरी अमेरिकी अगर नहीं रहेंगे तब हम जहाज़ को मतलब हमला करेंगे, टारगेट करेंगे। तो उसके चक्कर में जब तक वो जहाज़ में घुसते चेक करते अमेरिका है कि नहीं, उससे पहले ब्रिटेन पूरा जर्मनी के जहाज़ को ख़त्म कर देता था। तो इससे क्या हुआ, जर्मनी का बहुत सारा पनडुब्बी डुबा दिया गया, जर्मनी को बहुत सारा नुकसान हो गया ये देखने के चक्कर में। तो अब बोला क्या जर्मनी कि जर्मनी दिमाग लगाया विलियम कैसर कि इसको क्या करते हैं, युद्ध में एक लेटर लिखता है कोड वर्ड में और भेज देता है कनाडा। ठीक है, तो कनाडा के कुछ भाग पर ज़बरदस्ती अमेरिका कब्जा किए हुए था। सोचता है कि तो गृह युद्ध में उलझा देंगे तो अमेरिका जो है वो हम पर हमला नहीं करेगा, चाहे युद्ध में शामिल नहीं होगा। लेकिन उस कोड वर्ड को जब भेजता है तो ब्रिटिश के जो सैनिक लोग हैं उसको पकड़ लेते हैं और उसको डिकोड कर देते हैं और अमेरिका को बता देते हैं कि तो अब आपके खिलाफ इस षड्यंत्र रच रहा है। ले इसी बात का देर था कि अमेरिका जो है जर्मनी के ऊपर वार डिक्लेयर कर देता है। और जर्मनी के ऊपर जैसी वार डिक्लेयर करता है 1917 में, 1917 में उसी प्रकार से जो होता है उसका पावर जो होता है स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यानी ये जो मित्र राष्ट्र है अमेरिका के एंट्री से बहुत शक्तिशाली हो जाता है। ठीक है, शक्तिशाली होने के बाद भारी पड़ जाता है जर्मनी पर। अब जर्मनी जो था 2 फ्रंट पे लड़ रहा था। ठीक है, वो रसिया से भी लड़ रहा था, ब्रिटेन से भी लड़ रहा था, यूएसए से भी लड़ रहा था, 3-3। अब जर्मनी कितना लोगों से लड़ेगा। ठीक है, इससे पहले जर्मनी से पहले ऑस्ट्रिया हंगरी क्या करता है, वो युद्ध से निकल जाते हैं संधि करके। बुल्गारिया भी निकल जाता है, कमज़ोर देश था। अकेला जर्मनी कब तक लड़ेगा, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, यूएसए, ठीक है, इसे कब तक लड़ेगा। इसलिए अंत में जर्मनी को भी आत्मसमर्पण करना पड़ता है और जर्मनी भी होता है हार जाता है। और जर्मनी जब हार जाता है तब क्या किया जाता है, जर्मनी के साथ एक ट्रीटी की जाती है और जो हारे हुए सारे देश हैं उसके साथ क्या किया जाता है, अपमानजनक ट्रीटी होता है, यानी कि संधि होता है कि आगे चल करके तुम ऐसा फिर से अटैक ना करो, फिर से कहीं दोबारा दुनिया को वर्ल्ड वार में ना घसीट दो। इसीलिए संधि किया जाता है। और संधि में वर्साई की संधि जो है ये बहुत अपमानजनक संधि है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। घटनाक्रम हम लोग पढ़ लिए। विशेषता क्या है, तो विशेषता ये है कि ये जो लड़ाई था वो तीनों क्षेत्र में है ना, ज़मीन पर, हवा में, समुद्र में, सब जगह लड़ा गया। मतलब 3% पॉपुलेशन जो था उस समय वो ख़त्म हो गया पूरे यूरोप का। इतना बड़ा विध्वंसकारी ये युद्ध था। यहाँ तक कि आम नागरिक भी मारे गए बहुत ज़्यादा संख्या में। ठीक है, माना जाता है कि 2 से 3 करोड़ लोग मारे गए थे उस समय। ठीक है, तो ये जो था विशेषता इसकी बहुत ही खतरनाक है। अब वर्साई की संधि पर आते हैं। वर्साई की संधि क्यों हुआ, वर्साई की संधि के तहत ये कहा गया कि जर्मनी को क्या किया गया, वार का रिस्पॉन्सिबल कहा गया कि भाई आपके कारण जो है लड़ाई हुआ है, इसलिए सबसे ज़्यादा भुगतान आप ही करेंगे। तो 6 अरब डॉलर का जो था जो राशि जो था जर्मनी को कंपनसेशन के रूप में देना था जीते हुए देशों को। ठीक है, तो वर्साई की संधि में ज़बरदस्ती ये थोपी की संधि और साइन कराया गया। जर्मनी को वार का दोषी ठहरा करके इस पर तरह तरह की पाबंदियां लगा दी गई। वर्साई की संधि में इसकी सेना को 1 लाख तक सीमित कर दिया गया। इसका 10% पॉपुलेशन और 13% भूभाग अलग अलग देशों ने बांट लिया। कुछ भूभाग फ्रांस ने ले लिया। इसका जो खनिज संपदा वाला जो भूभाग था, लोहा, सोना, चांदी, कोयला, ये सब वाला भूभाग था, सब फ्रांस ले लिया।
ठीक है। उसी प्रकार से इसका जो पूरा जो क्षेत्र था जर्मनी का जो है वो पूरा क्षेत्र जो था सब देश ने आपस में बांट लिया। 1 लाख इसको सेना रखना है, सशस्त्रीकरण नहीं करना है, इस पर क्या करना है, चारों पर पट्टी से क्या कर दिया गया, इसको घेर दिया गया, रिहेनलैंड यहाँ पर बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद ये वायुसेना नहीं रखेगा और क्या नहीं रखेगा, पनडुब्बी सब ये सब नहीं रखेगा, हथियार कोई नया नहीं बनाएगा, ठीक है। इस तरह से तरह तरह की पाबंदियाँ को लगा करके यहाँ की संप्रभुता को नष्ट कर दिया गया। और जर्मनी बिल्कुल उस समय इतना कर्ज में भी था, ऊपर से 6 बिलियन अरब डॉलर का इस पर कर्ज भी चढ़ा गया जिसको भुगतान करना था। उससे जर्मनी की आर्थिक स्थिति बिल्कुल चरमरा गई, ठीक है, सब ख़त्म हो गई। वहाँ पे भूखमरी, ठीक है, इतना ज़्यादा फैल गया कि ये जो व्यवस्था थी, इस जो व्यवस्था को, ये जो अपमानजनक संधि जो जर्मनी पे थोपा गया, मित्र किसके द्वारा, इंग्लैंड फ्रांस के द्वारा जो थोपा गया इसके ऊपर जो संधि ट्रीटी वर्साई की, यही जो था, इसी का बदला लेने के लिए निकलता है एक महानायक जिसका नाम था हिटलर, ठीक है। यही हिटलर इस वर्साई की संधि के बाद जो परिस्थिति जर्मनी में बनी थी, उस परिस्थिति से निकालने के लिए हिटलर फिर निकलता है और वर्ल्ड वार 2 की शुरुआत हो जाती है। तो उसको फिर हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि वर्ल्ड वार 1 कितना भयानक हुआ और कितना भयानक तरीके से लोग, पूरे देश के लोगों ने इसमें भाग लिया, ठीक है। तो वर्ल्ड वार का ये पूरा सीरीज़ था। उसके बाद कुछ जो है परिवर्तन हुआ वर्ल्ड वार 1 के बाद, वो परिवर्तन आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले साम्राज्यों का अंत हुआ, ओटोमन एम्पायर, हैब्सबर्ग एम्पायर, ठीक है, रोमन एम्पायर का छुटपुट जो बचा हुआ था वो सारा चीज़ नष्ट हो गया। मानचित्र में परिवर्तन, पोलैंड, युगोस्लाविया नया देश बना, ठीक है। अधिनायकवाद का उदय, वर्साई की संधि के बाद इटली में फांसीवाद और जर्मनी में नाजीवाद, हिटलर का जो था उदय हुआ कहाँ पर, आपको जर्मनी में, और मुसोलिनी का उदय हुआ कहाँ पर, इटली में, ठीक है। अधिनायकवाद का उदय हुआ, डिक्टेटरशिप आया। जनधन की क्षति तो बहुत ज़्यादा हुआ, जनधन की क्षति बहुत 1000 करोड़ रुपया का नष्ट हो गया, बहुत सारे लोग मारे गए, ठीक है। तो ये सिविलियन भी मारे गए, सैनिक भी मारे गए, बहुत सारे लोग घायल हो गए, बहुत सारे लोग अपंग हो गए, बहुत सारे लोग मतलब बीमारी से मर गए, भूख से मर गए। तो ये तरह तरह का हानि हुआ। पूरा पॉपुलेशन यूरोप का बिल्कुल कम गया था मर्दों का। स्त्रियों की स्थिति में सुधार, वहाँ पर उस समय क्या हुआ कि जब बहुत सारे मेल्स लोग जब युद्ध करने के लिए चले गए थे तो स्त्रियाँ क्या करती, फैक्ट्री में काम करती थी, अलग अलग जगह पे काम करती थी। इस तरह से औरत के जीवन में सुधार आया, वो इंडिपेंडेंट होने लगी, ठीक है। तो इस तरह से स्त्रियों की, औरतों की स्थिति में सुधार आया, मौका मिल गया स्त्रियों को बाहर काम करने का। सामाजिक मान्यताओं में परिवर्तन, तो सामाजिक मान्यताओं में भी परिवर्तन हुआ। लोग पहले मानते थे कि जो ब्लैक लोग हैं उनके साथ नस्लभेद किया जाता था, लेकिन इन लोगों ने युद्ध में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसलिए क्या हुआ कि मान्यताओं में चेंज होने लगा कि नहीं, सब लोग एक है और सबको स्वतंत्रता, समानता ये सब दिया जाने लगा। और एक और बात हुआ कि इस युद्ध के बाद अमेरिका वुडरो विल्सन के नेतृत्व में लीग ऑफ यूनियन बनाया गया, लीग ऑफ यूनियन, ठीक है। तो लीग ऑफ यूनियन बनाया गया ये विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, और कई देशों ने इसमें क्या कर दिया, भाग भी लिया, उसके मेंबर भी बने। लेकिन अंतोगत्ता ये लीग ऑफ नेशन जो है वो खड़ा नहीं उतरता है और वर्ल्ड वार 2 को नहीं रोक पाता है, फेल साबित होता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ परिवर्तन तो हुआ, पूरे विश्व का मानचित्र बदल गया। और ये इस युद्ध को, विध्वंसकारी युद्ध को देख करके लोग सोच रहे थे कि अगला कोई विश्व युद्ध ना हो, लेकिन ये कोई नहीं जानता था। और बस 20 सालों के अंदर में दूसरा विश्व युद्ध हो गया। आखिर दूसरा विश्व युद्ध होने से पहले क्या परिस्थितियाँ थी और दूसरा विश्व युद्ध क्यों हुआ, इसका लेक्चर और पूरा जानकारी आप लोग को अगले वीडियो में दिया जाएगा। तब तक आप लोग को पूरा वर्ल्ड वार जो है समझ में आ गया होगा। कहीं भी अगर इसको आपको दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग कमेंट में हमको बताइए, बिल्कुल लिखिए, बिल्कुल समझाइए, ठीक है। इससे अच्छा प्रयास करके अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। अगर क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है तो आप लोग कॉलम में, मतलब कमेंट में लिख करके भेजिए, और उस क्वेरी को हम लोग वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। आपकी किसी भी क्वेश्चन का स्वागत करते हैं और जवाब देने के लिए हम बिल्कुल उपस्थित रहेंगे। और वादा करते हैं कि आपके हर क्वेश्चन का जवाब हम देंगे और अच्छे से अच्छी पढ़ाई दे करके आपको ज्ञानवान बना करके, सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं, हर सब्जेक्ट का क्लास होगा। थोड़ा मेरा जो है कछुए की चाल चल रहे हैं, अभी हम कछुए की चाल चल रहे हैं, लेकिन जीतेंगे ज़रूर, ठीक है। वो हो सकता है कि वो कहानी थी कछुआ और खरगोश की, जिसमें कछुआ जीत जाता है, तो कछुआ आज भी जीतेगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये कहा गया है और होगा ही। थोड़ा सा धीरे हैं, समथिंग इज
going very slowly because of some problem, but I will make these classes continue in front of you. तो ये हम लोग पढ़ रहे थे वर्ल्ड वार 1 क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन देशों ने भाग लिया, उसका क्या असर पड़ा, उसके समाज पर, विश्व पर क्या असर पड़ा, ये आप लोगों ने देखा। फिर हम लोग अगले वीडियो में वर्ल्ड वार 2 को लेकर के फिर चर्चा में आएंगे और हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए,